दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख द रियल नीड इज अ होलिस्टिक डेमोग्राफिक मिशन के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के गवर्नेंस खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत विश्व के सबसे अधिक आबादी वाली देश के रूप में एक जनसांख्यिकीय चौराहे पर खड़ा है, जहां युवाओं की आधार क्षमता है, लेकिन क्षेत्रीय और सामाजिक असंतुलन भी गहरा है। हाल ही में घोषित जनसांख्यिकी मिशन ने इस बहस को पुनः प्रज्वलित किया है। जनसंख्या संबंधी आंकड़े किस प्रकार समावेशी विकास की दिशा निर्धारित कर सकते हैं? केवल संख्याओं की गणना से आगे बढ़कर भारत को असमान अवसरों, प्रवासन अधिकारों तथा वृद्धजन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है, ताकि जनसांख्यिकी समझ को समानता आधारित विकास और सतत राष्ट्रीय प्रगति के खाके में रूपांतरित किया जा सके। जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 2025 को की गई थी। यह एक व्यापक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य देश के जटिल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की निगरानी, प्रबंधन और व्याख्या करना है। इस मिशन के तहत राष्ट्रीय अखंडता और आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने वाले अवैध आव्रजन को रोकने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही इसके अंतर्गत जनजातीय समुदायों और पिछड़े समुदायों सहित कमजोर समूहों की आजीविका एवं अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इस ऑडियो आर्टिकल में जनसांख्यिकी मिशन और जनसांख्यिकी से संबंधित विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। लेकिन सवाल है कि जनसांख्यिकी मिशन की आवश्यकता क्या है? जनसांख्यिकी मिशन अनियंत्रित आव्रजन को रोकेगा और सीमा सुरक्षा पर विशेष फोकस करेगा। गौरतलब है कि अनियंत्रित बिना दस्तावेजों वाला आव्रजन, विशेष रूप से बांग्लादेश से होने वाला आव्रजन, क्षेत्रीय पहचान को बदल देता है तथा सीमावर्ती क्षेत्र के संसाधनों पर दबाव डालता है। इसके अलावा आंतरिक प्रवास को भी नियंत्रित करना आवश्यक है। आंतरिक प्रवास अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर है, जिससे शहरी विकास को बढ़ावा मिल रहा है और श्रम का पुनर्वितरण हो रहा है। अनुमान है कि देश भर में 45 करोड़ लगभग 450 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी हैं। इस मिशन के माध्यम से भारत की जनसंख्या वृद्धि को मानव पूंजी क्षमता में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि भारत अब विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी औसत आयु केवल 29 वर्ष है। यह विशाल युवा आबादी जनसांख्यिकी लाभांश और जोखिम दोनों प्रदान करती है यदि उनकी क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है। उल्लेखनीय है कि परंपरागत नीतिगत दृष्टिकोण जनसंख्या की संख्या और प्रति व्यक्ति संकेतकों पर तो केंद्रित रहता है, किंतु यह जनसंख्या की संरचना, आयु विन्यास और क्षमता संबंधी असमानताओं की उपेक्षा कर देता है। ऐसे में एक समग्र दृष्टिकोण वाला मिशन इस बात का समर्थन करता है कि जनसांख्यिकी संवेदनशीलता को भी सभी नीतियों, शिक्षा, नगरीकरण, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण तथा अन्य क्षेत्रों में मुख्यधारा का अंग बनाया जाए, ताकि यह समावेशी राष्ट्रीय नियोजन का मूल आधार बन सके। आइए अब जानते हैं कि भारत के वर्तमान जनसांख्यिकीय रुझानों से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। सीमा प्रबंधन की कमियां अनियंत्रित आव्रजन को बढ़ावा देती हैं। बांग्लादेश और म्यांमार से लगी भारत की सीमाएं प्रबंधन की गंभीर कमजोरियों से जूझ रही हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो रही है। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा से 1647.7 किलोमीटर भाग पर ही बाड़ लगाई गई है, जबकि लगभग 569 किलोमीटर क्षेत्र भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं और राज्य स्तरीय असहयोग के कारण अब भी बिना अवरोध के है। इसी तरह भारत म्यांमार सीमा पर भी 2% से कम बाड़ लगी है। चुनौतीपूर्ण भूभाग और उग्रवादियों की मौजूदगी निगरानी में बाधा डाल रही है। ये कमियां अवैध आव्रजन, पशु तस्करी, मादक पदार्थों के व्यापार और उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं। हालांकि प्रवासन और पहचान से जुड़ी राजनीतिक संवेदनशीलताएं भी विद्यमान हैं। जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा आंशिक रूप से बांग्लादेश से अनिर्दिष्ट अप्रवासन की समस्या से निपटने के लिए की गई थी, जिससे सुरक्षा और समावेशिता पर बहस छिड़ गई। असम और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्य प्रवासन जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण सामाजिक तनाव की रिपोर्ट करते हैं। राष्ट्रीय अखंडता को मानवीय प्रवासन नीतियों के साथ संतुलित करना एक संवेदनशील चुनौती है। इसी तरह भारत में प्रजनन दर तथा मानव पूंजी संकेतकों में भी गहरी क्षेत्रीय विषमताएं विद्यमान हैं, जो नीति निर्माण और संसाधनों के समान वितरण को जटिल बना देती हैं। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रजनन दर उच्च बनी हुई है। बिहार की कुल प्रजनन दर यानी कि TFR लगभग 2.8 से 3 के बीच है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से काफी ऊपर है, जबकि केरल, दिल्ली और तमिलनाडु जैसे राज्यों में TFR प्रतिस्थापन स्तर से कम है, कुछ में तो 1.2 तक कम है। यह असमानता शिक्षा और गरीबी जैसे विपरीत सामाजिक आर्थिक कारकों से प्रेरित है।
केरल की साक्षरता दर 96% से अधिक है, जिससे महिला सशक्तिकरण और प्रजनन विकल्पों को बढ़ावा मिलता है, जबकि बिहार की साक्षरता दर 70% से नीचे है, जो उच्च प्रजनन दर एवं परिवार नियोजन तक सीमित अभिगम्यता से संबंधित है। यह असमानताएं संसाधन आवंटन को भी जटिल बनाती हैं, जिससे वित्त आयोग का हस्तांतरण और समान विकास प्रभावित होता है। गरीब और कम साक्षर राज्यों में उच्च प्रजनन क्षमता स्वास्थ्य के अवसंरचना एवं आर्थिक प्रगति पर दबाव डालती है, जिससे असमानता बनी रहती है, जबकि कम प्रजनन क्षमता वाले राज्यों को वृद्ध आबादी तथा कार्यबल में गिरावट की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा युवा रोजगार संकट और कौशल असंतुलन भी एक प्रमुख चुनौती है। हालांकि भारत में एक जीवंत युवा आबादी है, फिर भी वर्ष 2022 में बेरोजगार आबादी का 83% युवा थे। कौशल भारत मिशन इस अंतर को समाप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में असमान गुणवत्ता और अभिगम्यता बाधाएं बनी हुई हैं। इसी तरह लैंगिक असमानता भी एक बड़ी चुनौती है। लैंगिक मानदंड और देखभाल का बोझ प्रजनन संबंधी निर्णयों एवं कार्यबल समावेशन को प्रभावित करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नमो ड्रोन दीदी जैसे कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करते हैं, लेकिन इनके विस्तार की आवश्यकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत के समग्र जनसांख्यिकीय भविष्य के लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय जनसांख्यिकी कार्यढांचा का निर्माण किया जाना चाहिए। जनगणना, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, श्रम ब्यूरो एवं आधार से डेटासेट को लिंक और एकीकृत करके वास्तविक काल में विस्तृत जनसांख्यिकीय निगरानी तैयार की जानी चाहिए। डेटा आधारित नीति लक्ष्यीकरण, प्रवासन प्रबंधन और संसाधन आवंटन को सक्षम बनाती है। सटीकता के लिए उपग्रह और बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करते हुए डिजिटल एवं एआई आधारित जनगणना 2027 का प्रस्ताव इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त अवैध आवर्जन और तस्करी को नियंत्रित करने के लिए बांग्लादेश एवं म्यांमार के साथ छिद्रपूर्ण सीमाओं पर निगरानी, बाड़ लगाने तथा अंतर एजेंसी समन्वय बढ़ाकर सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। साथ ही मानवीय प्रवासी व्यवहार, कानूनी प्रवासन कार्य ढांचे को लागू करने तथा प्रवासी प्रवाह के लिए संकट प्रबंधन तंत्र स्थापित करने हेतु नीतियां तैयार की जानी चाहिए। व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने से जनशक्ति सेंसर, खुफिया जानकारी और कमांड नियंत्रण का एकीकरण होगा, जिससे त्वरित एवं समन्वित प्रतिक्रियाएं संभव होंगी। इन सबके अलावा कौशल विकास और युवा रोजगार क्षमता में वृद्धि करने के लिए स्किल इंडिया मिशन की अभिगम्यता का विस्तार किया जाना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर देकर क्षमता अंतराल को समाप्त किया जाना चाहिए। उद्योगों के साथ सहयोग कर ऐसे पाठ्यक्रम और अप्रेंटिसशिप विकसित किए जाने चाहिए जो युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करें। भारत ने वर्ष 2024 तक 6 वर्षों में 17 करोड़ से अधिक औपचारिक रोजगार जोड़े हैं, परंतु इस वृद्धि को दीर्घकाल तक बनाए रखने के लिए मजबूत कौशल विकास अनिवार्य है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना में क्षेत्रीय समानता लाने का प्रयास करना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों की पहचान के लिए राज्यवार मानव क्षमता सूचकांक लागू किया जाना चाहिए। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में संसाधनों को निर्देशित किया जाना चाहिए तथा साक्षरता एवं स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत की बढ़ती वृद्ध आबादी के जीवन स्तर में सुधार के प्रयास भी किए जाने चाहिए। सरकार नियोक्ता और व्यक्तिगत योगदान को एकीकृत करते हुए बहुस्तंभ पेंशन प्रणालियां विकसित की जानी चाहिए। वर्ष 2050 तक अनुमानित 32 करोड़ वृद्ध जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य सेवा की अवसंरचना तैयार की जानी चाहिए। आइए अब नजर डालते हैं निष्कर्ष पर। भारत का जनसांख्यिकीय मिशन युवा क्षमता का संवर्धन, असमानताओं को समाप्त करने, प्रवासन को अपनाने और वृद्ध होती आबादी के लिए योजना बनाकर अपने भविष्य को नया आयाम देने का एक निर्णायक अवसर है। जैसा कि समाजशास्त्री ऑगस्ट काम्टे ने कहा था, जनसांख्यिकी ही भाग्य है। आगे बढ़ने का सार्थक मार्ग संस्थागत सुधारों, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और नागरिक भागीदारी में निहित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत की जनसांख्यिकी विविधता सभी पीढ़ियों के लिए समान, समुत्थानशील एवं भविष्य के लिए तैयार विकास में परिवर्तित हो। भारत सरकार ने इस दिशा में काफी प्रयास भी किए हैं और कई जनोन्मुख योजनाएं शुरू की हैं। मसलन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अल्पकालिक उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है। इसी तरह स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए उद्यमिता एवं ऋण तक अभिगम्यता को बढ़ावा देती है, रोजगार सृजन करती है तथा युवा नवाचारों का संवर्धन करती है। हालांकि जनसांख्यिकी के उचित विकास के लिए आम जनमानस को भी जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल।
भारत में जनसांख्यिकी लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती। सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोजगार योग्य बनने की क्षमता में वृद्धि के लिए कौन से उपाय किए हैं? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।